राहुल गांधी अक्सर विदेश दौरे पर आते जाते रहते हैं। इस समय भी वे जर्मनी के दौरे पर हैं। राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर अक्सर तरह तरह की बातें कहने सुनने में आती है। कभी यह कहा जाता है कि वे विदेश के दौरे पर इसलिए रहते हैं ताकि वहाँ भारत की छवि को बदनाम कर सकें, वे भारत विरोधी ताकतों से हाथ मिला सकें। राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि यह लोगों के उनके प्रति अलग अलग दृष्टिकोण की वजह से होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बिल्कुल एक मत है कि वे विदेश दौरे पर इसलिए जाते हैं ताकि वे वहाँ भारत की छवि को बदनाम कर सकें, भारत विरोधी ताकतों से हाथ मिला सकें। इस समय भी उनके जर्मन दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा इस तरह की बातें कही जा रही है कि वे जर्मनी में भारत विरोधी ताकतों से मिल रहे हैं। आज के इस खबर में इस खबर को विस्तार से बताने के साथ मैं आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल और असम के दौरे को लेकर भी चर्चा करूंगा, जिसमें वे अभी वहां जाकर उन योजनाओं को लागू करने की बात करते हैं जिन योजनाओं को 5 साल तक इसलिए रोके रखा जाता है ताकि चुनाव के आने के वक्त उन योजनाओं को वहां देकर उसका चुनावी लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त तरह तरह की राजनीतिक बातें भी होती है जो आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सकती है। इन बातों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। इन दोनों ही बातों पर डालते हैं एक नज़र। बीजेपी ने एक बार फिर जर्मनी के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने शनिवार को आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जर्मनी दौरे के दौरान भारत के दुश्मनों से मुलाकात की। बीजेपी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता से सवाल पूछा कि वह ऐसी ताकतों के साथ मिलकर देश के खिलाफ किस तरह की साजिश रच रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के एक प्रोफेसर से मुलाकात पर भी सवाल उठाया। बीजेपी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल की प्रेसिडेंट और प्रोफेसर कॉर्नेलिया वोल के साथ गांधी की एक कथित तस्वीर दिखाई। भाटिया ने इसे कांग्रेस के जर्मनी में भारत विरोधी ताकतों से मिलने का सबूत बताया। गौरव भाटिया ने दावा किया कि वोल सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियों में से एक है, जिसे अमेरिका के अरबपति इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है। राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से इस पर तुरंत कोई रिएक्शन नहीं आया है। इससे पहले राहुल गांधी ने म्यूनिख में BMW वेल्ट और BMW प्लांट के दौरे के बाद बुधवार 17 दिसंबर को कहा था कि विनिर्माण मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन भारत में इस क्षेत्र में गिरावट आ रही है। कांग्रेस नेता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि भारत को विकास में तेजी लाने के लिए सार्थक विनिर्माण परिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस दावे को भारत विरोधी करार दिया था। बीजेपी ने दावा किया था कि देश में उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी और जिम्मेवारी कभी साथ साथ नहीं चल सकते। बीजेपी सांसद का कहना था कि राहुल गांधी की बार बार विदेश यात्राएं और विदेशी धरती से भारत का अपमान करना और भारत विरोधी बयान देना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत के प्रति किस तरह की भावना रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वंदे मातरम को राष्ट्रीय जागरण मंत्र बताया। उन्होंने इस राष्ट्रीय गीत को भारत के स्वतंत्रता संग्राम और बंगाल की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वंदे मातरम को लेकर हुए राजनीतिक विवाद के बीच प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी की। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी हाल ही में संसद में वंदे मातरम को लेकर हुई गर्मागर्म बहस के बीच आई है। राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने पर यह बहस छिड़ी थी। इस मुद्दे पर इस महीने की शुरुआत में दोनों सदनों में तीखी नोकझोंक हुई थी। लोकसभा में मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस राष्ट्रगीत को कमजोर करने का आरोप लगाया था। पश्चिम बंगाल के नादिया में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम की शुरुआत बंगाल से हुई थी। उन्होंने बताया कि इस गीत ने राष्ट्रीय चेतना जगाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेखक ने इस गीत के माध्यम से राष्ट्र को जगाया था।
प्रधानमंत्री ने बंगाल की धार्मिक और सामाजिक परंपराओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने नादिया को चैतन्य महाप्रभु की भूमि बताया। साथ ही उन्होंने समाज सुधारक हरिचंद ठाकुर और बारोमा को भी श्रद्धांजलि दी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन महान हस्तियों ने समाज में एकता और सुधार का रास्ता दिखाया था। मोदी के भाषण की खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में अपने आज के भाषण का समापन वंदे मातरम कहकर किया। यह उनके सामान्य समापन नारे भारत माता की जय से अलग था। गंगा नदी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से बंगाल तक इसके प्रवाह के बारे में अपनी पिछली बातों को याद किया। उन्होंने कहा कि यह विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने राज्य में खराब शासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उनका कहना था कि विकास परियोजनाओं में रुकावट आ रही है। उन्होंने राज्य प्रशासन पर कमीशनखोरी पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग बदलाव चाहते हैं, वे जीना चाहते हैं और बीजेपी को चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नादिया जिले में NH 34 के बाराजगुड़ी कृष्ण नगर सेक्शन के 67.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन कार्य का उद्घाटन किया। इसके साथ ही वह उत्तर 24 परगना जिले में NH 34 के बारासात बाराजूला सेक्शन के 17.4 किलोमीटर लंबे 4 लेन कार्य की भी आधारशिला रखी। ये दोनों परियोजनाएं कलकत्ता और सिलीगुड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग के रूप में काम करेंगी। इसमें यात्रा समय में लगभग 2 घंटे की कमी आएगी और वाहनों की आवाजाही और अधिक तेज व सुगम होगी। इससे ट्रैफिक बाधाओं में कमी आएगी, वाहनों के संचालन की लागत घटेगी और कोलकाता का पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों के साथ साथ पड़ोसी देशों से भी संपर्क बेहतर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि असम की धरती से मेरा लगाव, यहाँ के लोगों का प्यार और स्नेह, खासकर असम व पूर्वोत्तर माताओं और बहनों का अपनापन मुझे लगातार प्रेरणा देता है और पूर्वोत्तर के विकास की ताकत देता है। आज एक बार फिर असम के विकास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे असम में विशाल ब्रह्मपुत्र की धाराएं कभी नहीं रुकती, वैसे ही बीजेपी की डबल इंजन सरकार में यहाँ विकास की धारा अनवरत बह रही है। आज यहाँ लोकप्रिय गोपीनाथ बारादोलई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन हमारे इस संकल्प का प्रमाण है। असम में SIR पर बोलते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव आयोग ने सुनिश्चित करने के लिए SIR शुरू की है कि घुसपैठियों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा जाए, लेकिन देशद्रोही उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर में जहां पहले हिंसा और खून खराबा होता था, आज वहां 4G और 5G टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच रही है। जो जिला कभी हिंसाग्रस्त माने जाते थे, आज वे आकांक्षी जिला के रूप में विकसित हो रहे हैं। आने वाले समय में यही इलाके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेंगे, इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक नया भरोसा जगा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों के लिए असम और पूर्वोत्तर का विकास उनके एजेंडे में नहीं था। कांग्रेस की सरकारों में बैठे लोग कहते थे कि असम और पूर्वोत्तर में जाता ही कौन है। उनकी सोच थी कि असम और पूर्वोत्तर को आधुनिक एयरपोर्ट, बेहतर रेलवे और हाईवे की क्या ज़रूरत है। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने दशकों तक इस क्षेत्र की पूरी उपेक्षा की। कांग्रेस दशकों तक जो गलतियां करती रही, मोदी एक एक कर उन गलतियों को सुधार रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी और आज हम असम को भारत के ईस्टर्न गेटवे के रूप में उभरता देख रहे हैं। असम भारत को आसियान देशों से जोड़ने में एक ब्रिज की भूमिका निभा रहा है और यह शुरुआत बहुत आगे तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के दौरे के लगभग 65,000 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, एक GNM स्कूल और BSc नर्सिंग कॉलेज भी शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने गुवाहाटी रिंग परियोजना की नींव भी रखी, जिससे राजधानी क्षेत्र में यातायात को बढ़ावा मिलेगा और लोगों की आवाजाही आसान होगी। पीएम मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले कुरबा नारंगी पुल की आधारशिला भी रखी। यह पुल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और असम के सामाजिक आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने गोलाघाट के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में असम बायो एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। यह संयंत्र भारत के स्वच्छ और नवीकरण ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी पहल है, जिसमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी। साथ ही उन्होंने उसी रिफाइनरी में एक पॉलीप्रोपिलीन प्लांट की भी आधारशिला रखी। यह प्लांट असम के पेट्रोकेमिकल सेक्टर को मजबूती देगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर बढ़ाएगा।